हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और एक बात मैं और बता दूँ कि जो ये एनसीईआरटी है, इसका जो न्यू एडिशन है 2024-25 वाला, इसमें आपको 8 चैप्टर दिए हुए हैं, जबकि जो 2023-24 वाला एडिशन है उसमें आपको 10 चैप्टर दिए हुए हैं। मतलब कि 2 चैप्टर जो है वो न्यू एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं, और वो 2 चैप्टर हैं शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। लेकिन ये चैप्टर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है क्या मैं इसे कवर करने वाली हूँ, तो हाँ, मैं बिल्कुल कवर करूँगी। जो ये पिछला एडिशन, उसके जो 2 चैप्टर है, मैं इसे भी स्किप नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे भी कवर करूँगी क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि ये जो राजा और उनके राज्य चैप्टर है, इसमें चोल साम्राज्य का डिस्कशन हुआ है। तो ये जो ओल्ड एडिशन है, ये शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन, इसमें भी वो चोल साम्राज्य का जो आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है उसको हम साथ में ही इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कवर कर ले रहे हैं, और जब हम ये अलग से बढ़ेंगे तो उसके साथ में भी इसको कवर कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ही होगी। कैसे कवर करेंगे, तो देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नोट्स हैं। आप अगर आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने ड्रॉप नहीं किया हुआ है। और ये देखिए, बाद में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो भी हाल के वर्षों में सीटेट में पुट अप हुए हैं इस चैप्टर से, उसको देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सिर्फ सीटेट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, अब एनसीईआरटी तो बदल नहीं जाएगी, बुक तो वही है, और पढ़ाने का तरीका भी मेरे इसमें जो है काफ़ी डीप रहेगा। तो डीप पढ़ना आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 4 स्टेटमेंट देंगे और फिर उनमें से पूछेगा कि कितने सही हैं, है ना, इस तरीके से। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, जो कि सीटेट में काफ़ी मांगी जाती है। इस वजह से मैंने काफ़ी डीप में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा, एक बात और कि अगर आप विश्वास मेरे ऊपर इस वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है और दोनों बार ही 125 प्लस मार्क्स लाए हुए हैं। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो है राजा और उनके राज्य। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग लगभग 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के मध्य कौन कौन से जो मुख्य राज्य है जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से मुख्य शासक रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें तो हम इसमें मेनली राष्ट्रकूटों के बारे में देखने वाले हैं, राष्ट्रकूट वंश के बारे में और चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम लोग इंट्रो, चौहान और प्रतिहार के बारे में भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले बात हुई है सामंतों के बारे में। सामंत क्या थे, इनके बारे में हमने डिस्कशन क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी किया था। ठीक है, कि ये सामंत क्या थे। तो देखिए, ये जो सामंत थे, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कुछ नहीं, एक सेना नायक होते थे। क्या होते थे? सेना नायक होते थे। और ये केंद्रीय सत्ता के अधीन कई सारे सामंत होते थे। अब इनकी ये सैन्य सेवा उपलब्ध कराते थे केंद्रीय सत्ता को। तो इनको सैन्य सेवाओं के बदले इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनको भूमि दी जाती थी। ठीक है, भूमि दान में दी जाती थी, और फिर उसी भूमि से ये लोग क्या करते थे, कर प्राप्त करते थे, और इसी कर से अपनी सेना का मैनेजमेंट किया करते थे। ठीक है, अब चूंकि इन्हें भूमि दान दी जाती थी तो ये बड़े बड़े भूस्वामी थे। ठीक है, और ये जब केंद्रीय सत्ता जब मजबूत होती थी तब तो ये राजा के दरबार में जाते थे, उन्हें उपहार देते थे। ठीक है, उन्हें राजा के दरबार में गए और फिर उन्हें क्या दिया, उपहार दिया, उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से शो करते थे, और उन्हें सैन्य सहायता देते थे। लेकिन जहाँ भी केंद्रीय सत्ता निर्बल हुई, वहाँ उसके शासक निर्बल हुए, तो ये तुरंत जो सामंत होते थे अलग अलग जगह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। और जहाँ भी ये सामंतों की सत्ता में वृद्धि होती थी, इनकी संपदा में वृद्धि होती थी, तो ये अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां देने से भी नहीं चूकते थे। और ये उपाधियां जैसे कि महासामंत, महामंडलेश्वर, इस टाइप की उपाधियां अपने आप को दिया करते थे।
ठीक है, तो वही बातें इसमें सारी लिखी हुई हैं। ये 7वीं सदी तक आते आते, अच्छा देखिए, जब हमने एंशिएंट में पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 6 वाली NCERT, तब हमने ये पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य के बाद में, या गुप्त साम्राज्य से हम लोग लगभग ये देखते हैं सामंत वाली प्रवृत्ति, लेकिन तब इतनी हावी नहीं थी। लेकिन 7वीं सदी तक आते आते इसका अस्तित्व काफ़ी बढ़ गया था, इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया था, ये जो सामंत थे। ठीक है, 7वीं सदी। अच्छा, 7वीं सदी का मतलब आप समझते हैं? जब 7वीं सदी आपसे गया तो आप 7 में 1 कम करिए पहले, तो 6, हाँ, तो वही 601 से लेकर के 699 तक, तो ये होगी 7वीं सदी। समझ में आया? तो ये वो समय था जब सामंतों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। ठीक, अब ऐसे ही एक सामंत का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि जब मैंने आपको बताया, जब सामंत देखते थे कि केंद्रीय सत्ता उतनी मजबूत नहीं है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा करने लगते थे, और ऐसा ही एक दावा राष्ट्रकूटों ने भी किया था। जब हमने NCERT एंशिएंट हिस्ट्री वाली डिस्कस की थी, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ये वाला एरिया जो था कावेरी नदी के डेल्टा वाला, ये पल्लवों के अधीन था, जो कांची के पल्लव थे उनके अधीन था। और ये जो वातापी के चालुक्य थे, इनका एरिया कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच वाला एरिया था। तो यहाँ पर किसका? वातापी के चालुक्यों का शासन था। तो ये जो राष्ट्रकूट थे, ये जो एरिया है वातापी के चालुक्यों का, ये चालुक्यों के ही क्या थे? सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट कौन थे? वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक, हम जब चालुक्यों की बात करते हैं तो हम लोग इतिहास में हमेशा चालुक्यों की 3 शाखाएं पढ़ते हैं, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, ये तीनों पढ़ते हैं। जिसमें से सबसे पुराने कौन से हैं? यही वातापी के चालुक्य, जिनके सामंत थे कौन? राष्ट्रकूट। ठीक, तो राष्ट्रकूटों के बारे में यही बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट जो थे दंतदुर्ग, ठीक है, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी के अधीनता से इनकार कर दिया था और उसे हरा दिया था। और हराने के बाद उन्होंने कौन सा यज्ञ कराया? तो उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। ठीक, हिरण्यगर्भ का अर्थ कई बार पूछा जाता है, तो इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। अच्छा, एक बात इस यज्ञ में थी कि जो भी, इससे ऐसा माना जाता था कि जो याजक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाएगा, वो अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं भी है तब भी वो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। तो इस वजह से जो दंतदुर्ग है उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ठीक है, और राष्ट्रकूटों के बारे में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा पहली बात तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो एलोरा की गुफा संख्या जो 15 है, उसमें विष्णु जी का नरसिंह रूप दिखाया गया है। ठीक है, विष्णु जी का नरसिंह रूप दिखाया गया, ये देखिए, ये है नरसिंह रूप। ठीक है, तो इसका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। आगे ये देखिए, ये राष्ट्रकूटों का एरिया वही एरिया है, यही आप देख रहे हैं। तो ये आपको 8वीं सदी का मैप ये दिखाया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये राष्ट्रकूट। आगे हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार का ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया गुर्जर प्रतिहार का, और इधर पाल। तो इन तीनों के बीच कन्नौज को लेकर के काफ़ी संघर्ष भी छिड़ता है। ठीक है, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। पूछा जाता है किन किन के बीच में, अभी हम आगे देखेंगे भी। अच्छा, एक बात है, मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। यहाँ पर एक ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है कि कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो थे वो किस जाति से रिलेटेड थे? तो ये दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को नहीं अपनाया और क्या किया? शस्त्र उठा लिए और शासक बने। ठीक, तो ये कदम्ब जो थे, कदम्ब वंश, ये कहाँ, कदम्ब राजवंश कहाँ का है? तो ध्यान रखना है कर्नाटक का, और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात, ये वाला जो एरिया पड़ता है उसमें गुर्जर प्रतिहार आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसा इसमें दिया गया है, तो ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। आगे हम देखेंगे, ये एरिया आपने देख लिया है, देख लीजिए, ये गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर, ये राजपूत वाला एरिया हो गया, ये पाल वाला, और ये चाहमान वंश यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा प्रशस्तियों के बारे में बताया गया। प्रशस्तियों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रशस्तियाँ जो हैं वो प्रशंसा में लिखी जाती थी।
प्रशंसा में, मतलब जो राजा हैं उनके संरक्षण प्राप्ति कवियों या लेखकों द्वारा लिखी जाती थी, इसमें बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी तारीफ की जाती थी वो राजा या शासक की, ठीक है, काफ़ी तारीफ की जाती थी। इसलिए ये शब्दशः सत्य तो नहीं होती हैं, लेकिन इसमें एक बात हमें पता जरूर चलती है कि जो उस समय के शासक था वो अपने आप को किस तरह दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, जैसे कि सूरवीर योद्धा के रूप में, ठीक है, ये हमें पता चल जाता है प्रशस्तियों से। और ये प्रशस्तियाँ जो हैं वो किसके द्वारा रचित थी, तो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचित थी। पिछली जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी उसमें हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा नागभट्ट की प्रशस्ति के बारे में दिया गया है। और ये नागभट्ट कौन है पूछा जा सकता है, तो नागभट्ट प्रतिहार नरेश, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार वाला एरिया भी हमने देखा है, तो वहीं पर ही जो प्रतिहार नरेश हैं इन्हीं की जो प्रशस्ति है नागभट्ट की प्रशस्ति, उसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। देखिए इसमें भी काफ़ी तारीफ नागभट्ट की बताई गई कि इन्होंने बहुत लोगों को पराजित किया। अब किनको पराजित किया, आपको लग रहा होगा शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कई बार स्टेटमेंट में दे देगा बना के ABCD और फिर कहेगा कि नागभट्ट की प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने किसे किसे पराजित किया, फिर आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा ABC या ABCD इस तरह से। तो इस वजह से इतना डीप में पढ़ना जरूरी है। देखिए बार बार रिवीजन करिए, बार बार याद करिए। आपको लगता है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं, आप बार बार रिवाइज करिए, आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। आगे देखिए लिखा है आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग। अच्छा ये कौन सा एरिया है, तो आंध्र तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिंध वाला एरिया, विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और कलिंग उड़ीसा वाला। तो ये बताया जा रहा है कि इन सबको तो तभी धराशायी कर दिया था नागभट्ट ने जब वे राजकुमार थे। किसको आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग, आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग। और एक और बात बताइए कि इन्होंने कन्नौज के चक्रयुद्ध को भी हराया था, पराजित किया था। और किसे किसे इन्होंने हराया नागभट्ट ने, तो वंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य। एक बार और पढ़िए, वंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य, इन सबको भी पराजित किया था। अब पूछा जा सकता है कि वंग कौन सा एरिया, तो ये बंगाल वाला, अनर्त ध्यान रखना है गुजरात, अनर्त गुजरात, मालवा MP, किरात ये वनवासी कर्नाटक वाला एरिया है, तुरुस्क किसे कहा गया, तुर्कों को, मतलब इन्हें भी पराजित किया था नागभट्ट ने, ऐसा बताया गया। और वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत में पड़ते हैं, ठीक है। वत्स आप ध्यान रख सकते हैं, अगर उसमें भी मैं बताऊं तो वत्स ये कौशाम्बी, ठीक है, इलाहाबाद के पास वाला एरिया, और ये मत्स्य कौन सा, ये राजस्थान की तरफ वाला थोड़ा एरिया पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और ये नागभट्ट की प्रशस्ति है, और ये नागभट्ट कौन से, प्रतिहार नरेश है। आगे हम लोग वही बात मैंने आपको बताई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य। कन्नौज को लेकर के, कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर के कई साल तक चला था, इसलिए से त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि इसमें 3 पक्ष थे। आगे हम देखेंगे थोड़ा राज तरंगड़ी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। राज तरंगड़ी आपने सुना होगा कई बार, ये कल्हड़ द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, कल्हड़ द्वारा रचित है, और ये संस्कृत काव्य है। कैसा है, संस्कृत में लिखा काव्य है। और इसमें कश्मीर में शासन करने वाले, जो कश्मीर पर शासन करने वाले राजा हैं, उनका इतिहास इसमें दिया गया है। और ये बात बताई गई है कि जो ये कल्हड़ है, इन्होंने स्रोत किस किस को बनाया है इसको, इतिहास को लिखने में, राज तरंगड़ी को लिखने में, तो उस समय के जो भी शिलालेख थे, दस्तावेज थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके वर्णन जो थे, और पहले के इतिहास जो थे, इन सबको बेस बना करके कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना की थी। अच्छा, इसमें एक राज तरंगड़ी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ना, इसमें सिर्फ राजाओं की जो शासक हैं उनकी सिर्फ तारीफ ही नहीं करी गई है कि बस प्रशंसा ही की गई हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रशंसा ही नहीं की गई, इसमें उनके प्रति आलोचनात्मक रुख भी अपनाया गया है, ठीक है, आलोचनात्मक रुख भी अपनाया गया है। इसलिए ये एक असाधारण ग्रंथ बन जाता है, जबकि प्रशस्तियों में क्या होता है, सिर्फ प्रशंसा की होती है, और इसमें प्रशस्तियों के विपरीत आलोचनात्मक रुख भी अपनाया गया है। तो अब हम राज्यों में प्रशासन की बात करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इस समय के जो राजा थे उन्होंने काफी भारी भरकम उपाधियां धारण करी, जैसे कि महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती।
ठीक है, इस तरीके की उपाधियां इन्होंने धारण करी। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, 3 भुवनों का स्वामी। पर इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि सारी शक्ति सिर्फ इनके ही हाथ में थी, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी शक्ति का विकेंद्रण भी किया, जैसे कि सामंतों, ठीक है, व्यापारियों, किसानों, इन सबके मध्य। तो ये बात भी इसमें बताई गई है। दूसरी बात कि जो राजस्व या लगान, या हम कहें कि जो राज्य को संसाधन है वो कहाँ से प्राप्त होते थे, तो जो किसान है, पशुपालक, कारीगर, व्यापारी, इन सब से इनको लगान और व्यापारियों से राजस्व भी प्राप्त होता था। अब इसका इस्तेमाल ये लोग कहाँ करते थे, इस धन का इस्तेमाल कहाँ करते थे, राजस्व का इस्तेमाल कहाँ करते थे, तो एक तो वित्तीय व्यवस्था में करते थे राज्य की। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि इस समय जो राजा हैं वो अपने मतलब अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों या दुर्गों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ऐसे युद्धों में भी ये धन का इस्तेमाल, इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से इन्हें ऐसी आशा हो कि ये युद्ध करने से उन्हें धन मिल सकता है या जमीन मिल सकती है या ऐसे मार्ग पर नियंत्रण मिल सकता है जहाँ से व्यापारी जाते हैं और उस मार्ग पर उन्हें मतलब कर देते हैं। तो ऐसे युद्धों में भी इस संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान रखना है सब बातें। अच्छा, जब हम कर की बात कर रहे हैं तो एक कर की बात यहाँ पर करी गई है तमिलनाडु के चोल वंश के बारे में। चोल वंश मैं फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पर कांची के पल्लव रहते थे और यहाँ पर वातापी के चालुक्य। तो जो वातापी के चालुक्यों के जो सामंत थे वो हमने अभी देखा राष्ट्रकूट थे। कौन थे, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने इन्हें हराकर और वातापी के चालुक्यों की जगह पर शासन किया। ऐसे ही जो पल्लवों के सामंत थे, ठीक है, पल्लवों के जो सामंत थे चोल, किसके सामंत थे, पल्लवों के। तो वो चोलों ने पल्लवों को हरा करके, ठीक है, और अन्य सामंतों को हरा करके इस एरिया पर शासन किया, ठीक है। तो चोल किसके सामंत थे, पल्लवों के। आगे हम देखेंगे तो यही बताया जा रहा है कि जो 400 कर है वो चोल वंश के अभिलेखों में मिलता है। मतलब 400 कर, मतलब कर के 400 नाम, 400 टाइप के अलग अलग करों का उल्लेख मिलता है चोल वंश के अभिलेखों में। अच्छा, चोल वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए भी मिलती है कि इसके कई सारे अभिलेख उपलब्ध हैं हमें, ठीक है, चोल वंश के। और एक और बात बताई गई है कि ये जो 400 कर हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो उल्लिखित कर है वो कौन सा है, वेट्टी। तो ध्यान रखना, वेट्टी क्या है, कर है। क्या है, कर है। और ये कैसे लिया जाता था, ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी जो है वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कदमाई क्या है, तो कदमाई भी एक कर है जो कि भू राजस्व है। समझ में आया ना कि कदमाई क्या है, भू राजस्व। अब जैसे मतलब जो भूमि पर लगने वाला जो कर होता है उसको क्या बोल रहे हैं हम, कदमई। और वेट्टी क्या है, जबरन श्रम के रूप में लिया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी। अन्य करों की बात कही गई कि अन्य कब कर लगते थे, तो ये इसलिए भी पढ़ लेना जरूरी। कई बार आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि चोल अभिलेखों में निम्न में से कौन सा कर उल्लिखित है, कब कब कर लगता था। तो इस वजह से देखना जरूरी है कि अन्य कर कौन कौन से बताए गए कि मकान में छाजन डालने पर कर लगता था। जैसे खजूर या ताड़ के पेड़ पर अगर आपको चढ़ना है तो सीढ़ी के इस्तेमाल पर कर आपको देना पड़ेगा। और अगर पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार आपको प्राप्त करना है तब भी आपको कर देना पड़ेगा। तो ये सब कर चोल वंश के अभिलेखों में हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे, वही बात कही गई है, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता व संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। 7वीं सदी के बाद से हम ये प्रवृत्ति देखते हैं, ठीक है। और मतलब मेनली देखते हैं 7वीं सदी के बाद से कि सत्ता का और संसाधनों का प्रदर्शन करने तो मंदिरों का निर्माण करना शासकों ने बड़े स्तर पर स्टार्ट किया। अब देखेंगे कि और एक ये भी बात है कि मंदिर ना काफ़ी संपन्न होते थे उस समय। उसके बाद हम ये चीज़ें भी देखेंगे कि 10वीं 11वीं सदी के दौरान ये चीज़ें काफ़ी देखने को आपको मिलेंगी कि शासक जो है वो क्या करेंगे, अगर दूसरे के राज्य में दूसरे शासक पर, मान लीजिए एक शासक है, अगर दूसरे शासक पर वो आक्रमण कर रहा है तो उसे पराजित करके उसका जो मंदिर है वहाँ उस साम्राज्य में जितने मंदिर हैं उनसे वो चीज़ों को लूटेगा, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण एक तो हमें ये देखने को मिलता है महमूद गजनवी वाला,
कि महमूद गजनवी, ये गजनवीड एम्पायर आपको दिख रहा है, ये गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पर ये एम्पायर था। तो ये गजनी का शासक था महमूद गजनवी। इसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उप महाद्वीप पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ध्यान रखना है कि 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। और ध्यान रखना 1000 से 1025 ईस्वी के मध्य इसमें दिया गया है। ठीक है, मतलब आप 11वीं सदी बोल सकते हैं। ठीक है, निशाना इसने किसको बनाया? संपन्न मंदिरों को, या फिर ये कहें कि ये जिसको भी पराजित करता था, जिस भी जगह के शासक को पराजित करता था, उसके शासक के जितने भी एरिया में जितने मंदिर होते थे उनको भी लूटता था, क्योंकि उस समय जो मंदिर है ना काफ़ी संपन्न हुआ करते थे। और ऐसे एक मंदिर को इसने लूटा था जो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और इससे जितना भी इसको धन प्राप्त हुआ, जब ये लेकर के गजनी जाता है तो वहाँ पर राजधानी निर्माण में धन का बड़ा हिस्सा लगाता है। समझ आया आपको? तो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चौहान या चाहमान वंश के बारे में दिया गया है। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया ना कि एक शासक दूसरे शासक पर अगर आक्रमण कर रहा है, उसे पराजित कर रहा है, तो फिर मंदिरों को निशाना बना रहा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ आगे हम चोल वंश में पढ़ने वाले हैं, ये राजेंद्र प्रथम के बारे में। ये थोड़ा सा यहीं पर ही पढ़ लेते हैं कि राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का एक शासक था, अभी हम आगे अच्छे से चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो उसने भी जब 11वीं सदी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया अपनी राजधानी में, ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने जो भी शासकों को पराजित किया था, पहले जो भी शासकों को पराजित किया था, तो उन शासकों के जो साम्राज्य, उनका जो राज्य है, उनकी जो जगह है, उससे जो भी मंदिर थे उससे उसने क्या प्रतिमाएं प्राप्त करी थी। क्या प्राप्त करी थी? प्रतिमाएं। और उन प्रतिमाओं को इस शिव मंदिर में लगाया था। ठीक है, तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि 11वीं सदी में जब चोल राजेंद्र प्रथम ने राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। समझ आया आपको? वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो यही चीज़ है कि मंदिरों पर ये लोग निशाना बनाते थे, मंदिरों को जब आक्रमण करते थे मंदिरों को निशाना बनाते थे, और मंदिरों से जो भी चीज़ें मिलती थी उन्हें ये लोग ले लेते थे। जैसे कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया यहाँ पर, जब राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर जिन शासकों को हराया उनसे मूर्तियाँ कलेक्ट करी हैं, और जबकि जो महमूद गजनवी है उसने आक्रमण किस वजह से मेनली किया? धन लूट, कि ये संपदा लूट करके वो ले जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और अपने साम्राज्य को संपन्न बना सके। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रख सकते हैं राजेंद्र प्रथम वाला पॉइंट, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है मैचिंग में कि जब राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था तंजौर में, तो कहाँ से कौन सी चीज़ें लाया था? तो जो चालुक्यों से क्या लाया था? एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा जी की कई मूर्तियाँ। एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा जी की कई मूर्तियाँ। ध्यान रखना है चालुक्यों से। पूर्वी चालुक्यों से क्या लाया वो? पूर्वी चालुक्यों से एक नंदी की मूर्ति। ध्यान रखना है, नंदी की मूर्ति पूर्वी चालुक्य। ठीक है, कलिंग या उड़ीसा से भैरव भैरवी की प्रतिमा, और भैरव क्या है? शिव के एक रूप है। तो भैरव भैरवी की प्रतिमा कहाँ से लाए हैं? कलिंग उड़ीसा से। और काली की मूर्ति कहाँ से? पाल। ठीक है, काल ऐसे तरीके थोड़ा सा याद रख सकते हैं, काल और फिर इधर पाल। तो इस तरीके से काली की मूर्ति पाल वंश जो बंगाल में शासन कर रहा था, अभी हमने देखा भी था उसके बारे में। तो ये कई बार देखिए आजकल जो ना पेपर बनाए जाते हैं, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मतलब इस तरीके से कि पल्लवों की राजधानी क्या थी, मतलब बहुत ही सिंपल आपको कई बार नहीं पूछेगा। कई बार आपको इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि मैच करिए। हमको लगता है कि पेपर आता कहाँ से है इतना टफ, तो वो आता है एनसीईआरटी से। बस एनसीईआरटी में हमको काफ़ी डीप में जा करके पढ़ना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी हम चोल वंश डिस्कस करेंगे। तो कहाँ तक हमारा हो गया है? ये चौहान वंश के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, देख लीजिए। ये बताया गया कि ये दिल्ली व अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, एक्चुअली ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में ही शासन करते थे, लेकिन इन्होंने तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, तो इनका आप दिल्ली में अगर आप समय कहें तो आप ध्यान रख सकते हैं 1165 से 1192 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, और
वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो चौहान वंश का एक प्रमुख शासक बताया गया पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इसने मोहम्मद गोरी जो कि एक तुर्क था, उसको तराइन का प्रथम युद्ध आपने सुना होगा, उसको तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हराया। लेकिन 1192 ईस्वी में इसी का उल्टा हो जाता है और गोरी जो है मोहम्मद गोरी वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या करता है, हरा देता है और ये तराइन का दूसरा युद्ध है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बताई गई कि चौहानों ने पश्चिम में विस्तार करने के लिए चालुक्यों से संघर्ष किया और पूर्व में विस्तार करने के लिए गहड़वालों से, ठीक है। और गहड़वाल का एरिया कौन सा बताया गया है, ध्यान रखना है, पश्चिमी यूपी, और चालुक्यों का गुजरात वाला ये जो एरिया है, इनसे संघर्ष किया था चौहानों ने। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैप में अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं चोल राज के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ध्यान रखना। तो चोल राज्य के संस्थापक कौन है, तो विजयालय हैं। कौन है, विजयालय है चोल राज्य के संस्थापक। वही हमने आपको बताया, देखिए चोल वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको यही बताया कि चोल जो थे वो किसके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे, ठीक है। तो देखिए कोई एक केंद्रीय सत्ता होगी, उसका एक सामंत तो होगा नहीं, कई सारे सामंत होंगे। तो ऐसे ही जो ये कावेरी डेल्टा वाला एरिया है, यहाँ पर मुट्टियारों की छोटी सत्ता थी। अब ये मुट्टियार कौन थे, तो ये भी पल्लवों के सामंत थे या मातहत थे। तो इन्होंने क्या करा, जो चोल थे, इन्होंने, ये चोल जो थे ये उरैयूर में रहते थे, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये उरैयूर वाला एरिया जो है ये चोलों का है और ये तंजावुर वाला एरिया किसका है, मुट्टियारों का, ठीक है। और ये दोनों ही कौन है, ये पल्लवों के मातहत या सामंत हैं। तो जो उरैयूर के चोल वंशीय विजयालय हैं, इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में किसको हराया, ये मुट्टियारों को हराया, ठीक है। और 9वीं सदी के अंत तक पल्लवों को भी हरा दिया था, क्योंकि पल्लव ना काफ़ी निर्बल हो चुके थे, ठीक है। तो पल्लवों को भी हराया, ठीक। और इनके जो अन्य सामंत थे जैसे मुट्टियार, इनको हराया। और बाद में हम देखते हैं ये जो मदुरई है ये भी इन्हीं के राज्य में दिख रहा है, मतलब इन्होंने पांड्यों को भी हराया। मतलब इस तरीके से जो विजयालय है उसने चोल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वही बात बता रहा है कि यहाँ पर जो विजयालय है इसने मुट्टियारों को हरा करके यहीं पर ही जो कावेरी डेल्टा में एक तंजावुर नामक शहर बसाया और इसी शहर में निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है हमें अच्छे से। आगे हम लोग विजयालय के उत्तराधिकारी की बात करेंगे कि विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे इन्होंने फिर क्या करा, अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी विस्तृत किया, ठीक है। तो उसी में से एक नाम आता है राजराज प्रथम, जो 985 ईस्वी में राजा बने। तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि कई बुक में आपको राजेंद्र प्रथम भी सबसे शक्तिशाली दिखेंगे और कई बुक में राजराज प्रथम, पर ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी क्लास 7 में आपको राजराज प्रथम को ही सबसे शक्तिशाली बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विजयालय ने चोल वंश की स्थापना तो कर ली पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तब उसको विस्तृत करने का कार्य अगर हम पहले देखें तो राजराज प्रथम ने किया और फिर राजराज प्रथम से जो एरिया छूट गए वो राजेंद्र प्रथम ने उन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो राजराज प्रथम ने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और प्रशासन का भी पुनर्गठन इसने किया। दूसरी बात, इसने राजराजेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका शिखर जो है वो 90 टन का है। शिखर का शीर्ष अगर हम कहें, शिखर नहीं, शिखर का शीर्ष अगर हम कहें तो वो 90 टन का है। यहाँ पर इधर थोड़ा सा ये बताए, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा ले दिया है। ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया कि आर्ट एंड कल्चर वाले हैं, ये जो ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी का, उससे हमने थोड़ा सा इसे लिया हुआ है। बाकी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसमें ये बात बताई गई है, ये देखिए ये राजराजेश्वर मंदिर है, तो इसमें ये बात बताई गई कि जो 90 टन का ये शीर्ष है ये कैसे ले जाया गया होगा। तो उस समय तो कोई क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी और ना इतना भारी पत्थर आप उठा करके ले जा सकते हो। तो इसके लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया था जो कि क्या 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था। ये देखिए लिखा 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया था और फिर उससे इन पत्थरों को क्या करा, ले जाया गया ऊपर और बाद में इस रास्ते को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और कहा जाता है कि
आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया और इसी को हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आगे इसके वास्तुकार कौन है, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इनके बारे में कैसे पता चलता है इनके वास्तुकार के बारे में, क्योंकि मंदिर की दीवारों पर इनका नाम उत्कीर्ण है, ठीक है, और इस मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी है, ठीक है। आगे देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राजेंद्र प्रथम जो है ये राजराज के पुत्र हैं। राजराज प्रथम की नीतियों को इन्होंने भी जारी रखा। ये दोनों ही बहुत मतलब शक्तिशाली शासक हम कह सकते हैं, राजराज और राजेंद्र प्रथम, ठीक है। आप आगे देखिए, गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी इन्होंने हमला किया। एक्चुअली में हम अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पर हमला तो राजराज प्रथम ने भी किया, और राजराज प्रथम ने श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उस पर कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, इसका उत्तरी भाग पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अगर पूरी तरह से बात करें कि पूरी तरह इस पर कब्जा किसने किया श्रीलंका पर, तो पूरी तरह राजराज प्रथम ने किया था, ठीक है। और इन्होंने गंगा घाटी को भी जीता था और इसी की याद में गंगई कोणचोलपुरम मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक। ये देखिए, ये गंगई कोणचोलपुरम का मंदिर है, उसकी छत जो है वो क्रमशः कैसी होती गई है, पतली होती गई है, और इसमें बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की अलंकृत प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। एक बात और ध्यान रखनी कि राजेंद्र प्रथम महमूद गजनवी के समकालीन है, ठीक है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अभी राजेंद्र प्रथम के बारे में। आगे हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात और कही गई कि जो शासक हैं वो इस समय भी शासक जो है काफ़ी मंदिर बनवाया करते थे, तो मंदिर बनवाते थे। अब इन मंदिरों को वो क्या करेंगे, भूमि देंगे, धन देंगे। जो शासक हैं मंदिर बनवाएंगे, इन मंदिरों को खूब धन और भूमि अनुदान में दिया करते थे। अब इन्हीं मंदिरों को क्या है, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो भी इनमें खूब दान दक्षिणा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मंदिर है, इनके जो संचालक हैं या इनके कर्ता धर्ता एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो इसी धन का यूज किस में करते हैं, व्यापार व साहूकारी में लगा देते थे, ठीक है, जो कर्ता धर्ता होते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मंदिर है इसमें जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो पुजारी है, व्यापारी है, कामगार है, शिल्पी हैं, वो इन्हीं के आसपास बसते चले गए, ठीक है। और इस तरीके से मंदिर नगरों का विकास हुआ। और ऐसे ही एक मंदिर नगर का एग्जाम्पल दिया गया है, तंजावुर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि देखिए चोलकालीन मंदिर क्यों इतने ज़्यादा समृद्ध, इतने ज़्यादा मतलब उनकी आज चर्चा होती है, वो इस वजह से ना, क्योंकि चोल मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं था कि बस वहाँ पर पूजा ही करनी, वो अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, यहाँ तक कि शिल्प उत्पादन के केंद्र बन गए। और शासकों व अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से वो कैसे हो गए थे, संपन्न हो गए थे, ये मैंने आपको बताया। अब जो देखिए, जो भी ये भूमि थी, इससे जो भी उपज मिलती थी उससे क्या किसका निर्वाह होता था, तो मंदिर के जो आसपास लोग रहते थे उनका, और जो मंदिर में काम करते थे उनके निर्वाह में इस उपज का इस्तेमाल होता था, ठीक है। कौन कौन मंदिर में काम करते थे, जैसे कि पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची, मेहतर, संगीत, नर्तक, ये सब हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेन बात ये कही गई है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े से बड़े एग्जाम में कई बार पूछी जाती है चोलकालीन मंदिरों के बारे में, कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सबसे विशिष्ट शिल्प इन मंदिरों में कौन सा था, तो कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ठीक, जिसमें से ज्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो देवी देवताओं की है और कुछ जो है वो भक्तों की भी हैं, ठीक। और चोल कांस्य प्रतिमाएं जो है वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, तो ध्यान रखना है। और ये कांस्य प्रतिमाएं बनती कैसे थी, तो लुप्त मोम तकनीक से। अब ये लुप्त मोम तकनीक क्या थी, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये लुप्त मोम तकनीक ये थी कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि मोम से क्या बनाई गई, एक प्रतिमा बना दी गई, मोम से एक प्रतिमा बनाई गई,
और फिर इसे चिकनी मिट्टी से क्या कर दिया जाता था, लेप दिया जाता था या लीप दिया जाता था। और फिर इसे क्या कर दिया हमने, सुखा दिया। अच्छा, इसमें लिपने में एक ध्यान रखा जाता था कि एक छोटा सा छेद रखा जाता था। ठीक, अब हमने इसे सुखा दिया। जब ये सूख गई तो हमने इसी को प्रतिमा को क्या करा, गर्म किया। जब गर्म किया तो अंदर का जो मोम है वो पिघल के उसी छिद्र के रास्ते बाहर आ गया और फिर इसी के रास्ते हमने क्या भर दी, धातु भर दी। जब हमने धातु भरी फिर उसको क्या किया, ठंडा किया और फिर हमने जो मिट्टी का आवरण था इसको हमने हटा दिया और धातु को चमका दिया। ठीक, तो इस तरीके से बनाई जाती थी चोल कांस्य से प्रतिमाएं। देखिए वही सारा इसमें लिखा हुआ है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि कांसा कैसे बनता है, तो कांसा तांबा और टिन इस तरीके TTN करके ऐसे करके कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना। तो तांबा और टिन को हम रांगा भी कहते हैं, इससे मिलकर बनती। और ऐसा ये घंटा धातु के बारे में बताया गया कि घंटा धातु जो है वो इसमें ये इस प्रकार का कांसा है कि इसमें जो रांगा है या टिन का अनुपात है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। ठीक है, तो ये एक चोलकालीन कांस्य प्रतिमा देखिए कितनी अच्छी बनाई गई है, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है, कृष्ण जी को। तो ये देखिए आगे हम देखेंगे चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकास के माध्यम से संभव है। मतलब ये बताया जा रहा है कि चोल काल में कृषि में भी काफी विकास हुआ था। ठीक है, इन्होंने मतलब इनके एक समय जो सिंचाई के साधन वो भी काफी डेवलप हुए। ठीक है, ये बताया गया कि कावेरी नदी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये कावेरी नदी आपको दिख रही है। ठीक, ये कावेरी नदी देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये देखिए कई सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, काफ़ी नमी प्रदान करता है ये एरिया। ठीक है, काफ़ी आर्द्रता होती है इसमें, इस वजह से ये चावल की खेती के लिए मतलब काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, ये बताया गया। और एक ये भी बताया गया कि ये जो इलाका है इसमें 5वीं से 6ठी सदी में ही बड़े पैमाने पर खेती हुई। इससे पहले भी होती थी, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर कहें तो वो 5वीं से 6ठी सदी में ही हमको देखने को मिलती है, अब सिंचाई के कृत्रिम साधन भी उपलब्ध थे, जैसे कुएं बनवाए गए। ठीक है, सरोवर बनवाए गए। सरोवर में क्या होता था कि बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ठीक, एक जलद्वार की भी बात करी गई है कि जलद्वार भी बनाए गए थे। ये देखिए चोलकालीन, जैसे कि इसमें क्या होता था कि लकड़ी या धातु की एक बाधा है जो जलद्वार है। ठीक है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को क्या करता है, संचालित करता है ये जलद्वार। तो इतना ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग प्रशासन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं बताएगा प्रशासन के बारे में, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ चोलकालीन प्रशासन। तो इसमें क्या होता था कि आपको मेनली 3 सभाओं का इसमें उल्लेख मिलेगा। ठीक है, चोलकालीन प्रशासन में, जिसमें एक आपको मिलेगा उर और एक मिलेगा आपको सभा और एक मिलेगा नगरम। ठीक है, जिसे हम अगर उर की बात करें तो ये आम लोगों की सभा कह सकते हैं, आम लोगों की सभा या संस्था। आम मतलब जैसे कि आम जो ग्रामीण जन है, जैसे कि किसानों की बस्तियां, जिसमें इसमें अगर दिया गया है बुक में हम कहें तो उसमें बिल्कुल ऐसे लिखा है कि किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। तो मतलब यहाँ पर सामान्य लोगों की बस्तियां या सामान्य लोगों की सभा जो है वो उसको हम उर कह रहे हैं। और ये जो सभा वर्ड है ये किसका है, ब्राह्मणों की। ये किसकी सभा है, ब्राह्मणों की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और नगरम किसकी, व्यापारियों की। नगरम के बारे में यहाँ पर दिया होगा कहीं पर, ये नगरम के किसको कह रहे हैं हम लोग, व्यापारियों के संघ को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी ये बात बताई जा रही है कि देखिए चोल काल में भी प्रशासन की कई इकाइयां होती थी, जिससे चोलकालीन जो प्रांत थे उनको हम क्या बोल रहे हैं, मंडलम कहते थे। क्या कहते थे, तो मंडलम। फिर वही मंडलम किस में बटा था, वलनाडु में। ठीक है, वलनाडु में। और फिर वलनाडु किस में बटे थे, तो नाडुओं में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर मंडल होगा जिसको हम प्रांत कह रहे हैं, फिर वलनाडु जो जिला होता था उसको, जैसे आज के जिले की हम बात करें, फिर वलनाडु के नीचे नाडु। ठीक, तहसील की भांति हम लोग कह सकते हैं। और
फिर उसके नीचे अगर हम बात करें तो उसके नीचे कुर्रम होते थे, कुर्रम को हम ब्लॉक की तरीके देख सकते हैं, कुर्रम, ठीक है। और फिर उसके नीचे क्या होती थी, गांव, ग्राम, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी, इसमें इतना खैर बताया नहीं गया, आप ध्यान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, बाकी जो इसमें लिखा हुआ है वही एनसीईआरटी मेंशन है। जैसे कि ग्राम परिषद और जो नाडू होते थे, इनका ये कार्य होता था न्याय करना, कर वसूलना, ठीक है। जैसे तहसील के स्तर पर नाडुओं का कार्य होता था और ग्राम के स्तर पर ग्राम परिषद का, ठीक है। ये बताया गया कि जो नाडु के जो प्रमुख होते थे वो मेनली धनी किसान होते थे, ठीक। जो रहते तो चोल सरकार की देख रेख में थे, पर मेन नियंत्रण धनी लोगों का था, धनी किसानों का था नाडुओं पर। यह बात इसमें बताई गई तो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह कही गई है कि कई धनी जो किसान थे उनको चोल राजाओं ने अलग अलग उपाधियां भी दी थी, जैसे मुवेंद वेलन, अरैयार। अब मुवेंद वेलन का क्या अर्थ है, तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला वेलन या किसान, और अरैयार का अर्थ है प्रधान। आगे हम लोग देखेंगे, बस इतना ही हमारा चैप्टर बचा है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। भूमि के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को हम क्या कह रहे हैं, वेलन वगाई। क्या कह रहे हैं गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को, वेलन वगाई। और ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय। देखिए ब्रह्म ब्राह्मण मैच कर रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय, और जिसकी देखरेख भी ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा करती थी, जो अभी मैंने आपको सभा बताई ना, वैसे अभी सभा के बारे में और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लिखा है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, साला भोग। इसको इस तरीके से साला से याद रख सकते हैं, क्योंकि विद्यालय को हम लोग पाठशाला भी कहते हैं, है ना, पाठशाला। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि साला भोग क्या है, जब एग्जाम में आए तो विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। मंदिरों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसको देवदान और तिरुनमटक्कनी भी कहते थे, देवदान और तिरुनमटक्कनी। देवदान तो बहुत मतलब समझ आ रहा है साफ साफ कि मंदिरों को उपहार में दी गई, तिरुनमटक्कनी ध्यान रखना है। आगे जैन स्थानों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको पल्लित चंदम कहते थे। क्या कहते थे, पल्लित चंदम। एक ये थोड़ा सा दिया हुआ था, थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है, ठीक है, जिस पर राजसी मुहर लगी हुई है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि प्रामाणिक दस्तावेज है। ऐसा दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप समझ सकते हैं। इसकी भाषा ध्यान रख सकते हैं, संस्कृत और तमिल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है। तो ये उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये कहाँ से मिला है, तो चिंगलपुट तमिलनाडु में, ठीक है। और इसमें क्या क्या वर्णन है, तो इसमें जो ब्राह्मणों की सभा हमने बताई, सभा, उसके संगठन कैसा था, उसका संगठन कैसा था, तो उसका विवरण इसमें अच्छे से दिया हुआ है सभा के बारे में, ठीक। कि इस सभा की कई सारी समितियां होती थी, जैसे सिंचाई, बाग बगीचे का काम और मंदिरों का देखरेख किया करती थी। मतलब सभा की कई सारी अलग अलग समितियां थी। अच्छा, इसकी सदस्यता के लिए क्या होता था, सभा की सदस्यता के लिए जो भी योग्य सदस्य होते थे, ठीक है, जो योग्य हैं सदस्यता के लिए, उनका नाम एक पर्ची पर लिख दिया जाता था, अलग अलग पर्चियों में, सॉरी। तो उनका नाम, अब पर्ची क्या, ये लिखा है तालपत्र, ठीक, ध्यान रखना है। तो वही तालपत्र पर नाम लिख दिया और फिर उन पर्चियों को हमने किस में डाल दिया, एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। और फिर एक लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक ऐसे पर्चे या तालपत्र जो है वो निकालने होते थे। इस तरीके से इसमें तय होता था। समझ में आया आपको? तो आगे हम लोग देखते हैं सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को मतलब क्या होना चाहिए, क्या योग्यता थी। अगर आपको सभा की सदस्यता चाहिए तो योग्यता क्या थी कि ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। तो वो थी कि ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से कर वसूला जाता हो। एक तो ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, उनका खुद का एक घर होना चाहिए और आयु ध्यान रखनी है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ ईमानदार भी होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे इतना कौन आता है, तो नहीं, बिल्कुल आता है, आ सकता है और आया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और फिर आपको कोई एक स्टेटमेंट अलग दे देगा, इसलिए ध्यान रखना है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है कि कौन
सभा के इसका सदस्य बनने के योग्य नहीं है, ये बात बताया जा रहा है। तो जो व्यक्ति पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई भी समिति का एक सदस्य रहा है तो पिछले 3 सालों में, ठीक है, तो फिर वो अब किसी और समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। एक तो ये बात, और जिसने अपने संबंधी के खाते जमा नहीं कराए हैं और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये बात बताई गई है। अच्छा, इन अभिलेखों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन जो आम जनता थी, आम पुरुष थे, महिलाएं थी, इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब इनके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो एक तमिल कृति है 12वीं सदी की पेरिया पूर्णम, उससे आम पुरुष व महिलाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उसी में ये पुलाया और पुलैयार वर्ड का भी यूज हुआ है। अब ये पुलाया या पुलैयार कौन है? तो एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल जो है वो प्रतिष्ठित समाज के बाहर का मानते थे। तो ध्यान रखना है पुलाया और पुलैयार कौन है। आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, सीटा 2022 का है। प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। तो किसको कहते थे उर? तो हमने भी बताया किसानों या खेतीहरों की बस्ती को, ठीक है। आगे हम देखेंगे निम्न में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो पेरिया पूर्णम। आगे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए आया ना उसी तरीके से मैचिंग का, तो इस तरीके से आता है, ठीक, तो ध्यान रखना है। तो सूर्य पीठिका किससे ली थी राजेंद्र प्रथम ने? तो सूर्य पीठिका चालुक्यों से, ठीक है, सूर्य पीठिका चालुक्यों से। और काली काल हमने ध्यान रखने को कहा था, काल और पाल, तो क्या हो गया? पालों से, ठीक। अब नंदी की मूर्ति किससे ली? तो पूर्वी चालुक्यों से। और भैरव भैरवी की प्रतिमा कलिंगों से, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इन शब्दों को देखिए चोल अभिलेखों में, जैसे लिखा है वेल्लन वगाए देवदान पल्लीचंदम सालाभोग। आगे क्वेश्चन ये है कि ये सभी 4 भूमि की श्रेणियां या चारों माप की इकाइयां हैं, 4 प्रकार के कर हैं, चारों मंदिरों के महत्वपूर्ण अंग। समझ आ रहा है कितने टिप में क्वेश्चन बनना है? तो क्या है ये? भूमि की श्रेणियां हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एबी सीटा 2022 का है। लिखा है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। बिल्कुल देखिए सेम स्टेटमेंट आया है। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धनों मूर्तियों को लूट लिया। बिल्कुल सही, ये भी बात सही, दोनों बातें सही। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है, और सही व्याख्या भी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। देखिए देख रहे हैं आप कितना डीप में क्वेश्चन आया है, सीटा 2022 का है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने, अब मैं बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, आपको एनसीईआरटी इतने अच्छे से कभी समझ नहीं आई होगी। इवन आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ेंगे भी ना, तब भी आपको इतना अच्छे समझ डेवलप नहीं होगी। अब देखिए, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो अगर ये वीडियो अच्छे से देखा तो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे लिखा है मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया क्रमानुसार लगाए। एक बार इसे पढ़िए। तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते, ठीक है। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापार मंदिरों के पास। ये तो लास्ट में हुआ था, है ना, बसते जो गए, ये तो लास्ट वाला हो गया। बी तो बाद में है, अभी ये पहले नहीं है। शासक मंदिरों को भूमि व धन, ये मैंने बोला था, शासक मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में देते थे, मतलब सबसे पहले सी। फिर जो तीर्थयात्री थे वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे, मतलब सी ए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है मंदिर के करता रहता है मंदिर के धन को व्यापार। फिर ये CAD, फिर ये साहूकारी में लगाते थे, और फिर हम पढ़ते हैं कि बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी जो है ये बसते गए। तो CADB, देख रहे हैं कितना डीप में आ रहा है कि आपने कैसे पढ़ा है। तो CADB कौन सा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये एनसीईआरटी का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। और आगे भी अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।